बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 48, चैप्टर नंबर 15, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन के क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जो कोरिलेशन के क्वेश्चन है वो उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है और उसका टाइप ऑफ डाटा भी उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग कोरिलेशन करेंगे वो है रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन किस डाटा सेट के लिए अप्लाई होता है? जब आपके पास डाटा या तो रैंक में अवेलेबल हो या आपने खुद उसको रैंक असाइन किए हों। समटाइम्स स्टैटिस्टिकल सीरीज आर कंपोज्ड ऑफ आइटम whose exact magnitude cannot be ascertained but which are ranked according to size, importance or some other criteria using the numbers 1 to n। यानी कि समटाइम हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती और हम उन्हें रैंकिंग असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और सम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, और कुछ और क्राइटेरिया भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड। ठीक है, और हम उन्हें जो नंबर असाइन करेंगे आफ्टर रैंकिंग 1 to n होंगे। If the two variables are ranked in such a manner, the coefficient of rank correlation is given by। अगर दो वेरिएबल्स को इसी तरह से रैंकिंग असाइन की जाए फ्रॉम 1 to n, तो उनके दरमियान जो हम लोग आफ्टर रैंकिंग जो रैंक डाटा में कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं RS, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन शो करने के लिए कि ये RS इज़ फॉर रैंक डाटा। और इसका फार्मूला क्या है? 1 इज़ अ नंबर, -6 इज़ आल्सो अ नंबर, समीशन D स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ D हम लोग डिस्कस करेंगे कि D क्या है। यानी सम D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। n भी पता है कि नंबर ऑफ़ पेयर्स जो होंगे वो n से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। अब इस पूरे फार्मूला में जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो है D कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ नीचे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि D कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेयर D इज़ इक्वल्स टू डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यानी जब आप x और y को रैंक कर लोगे तो उसके बाद उन रैंक में जब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो D का कॉलम आपके पास जनरेट हो जाएगा। एंड n इज़ द नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। ये तो n जो आपके पास नंबर ऑफ़ जो डाटा सेट होंगे वो आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से फार्मूला इज़ कॉल्ड स्पीयरमैन रैंक फार्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन। और इसको आगे इसका जस्ट डिफ़ाइन किया गया है कि इसको हम जो रैंक डाटा सेट के दरमियान जो हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम उसे रैंक कोरिलेशन से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और उससे डिनोट किससे करेंगे? RS के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा और हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल है 15.14। Two judges in a contest who were asked to rank 8 candidates A, B, C, D, E, F, G, H in order of their preference submitted the choice shown in the following table. Find the coefficient of rank correlation. Now अब आपके पास जो है डाटा सेट अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि 2 जजेस हैं और कैंडिडेट कितने हैं? 8। ठीक है, तो उन्होंने 8 कैंडिडेट्स को रैंकिंग असाइन की है। ठीक है, अब ये जो डाटा सेट है ऑलरेडी रैंक्ड फॉर्म में है, यानी ये एक्चुअल उनके मार्क्स या उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जस्ट उनकी रैंकिंग है। यानी फर्स्ट जज ने पहले कैंडिडेट को 5th रैंक असाइन किया है, पहले जज ने सेकंड कैंडिडेट को 2nd रैंक असाइन किया है। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन। अब आपके पास ऑलरेडी रैंक डाटा है, आपने इस डाटा सेट को रैंक नहीं करना। समटाइम वो आपको ओरिजिनल डाटा दे देता है और कहता है कि इसके लिए आप रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करो। उस केस में आपको पहले उसको रैंकिंग असाइन करनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में आपको रैंकिंग असाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने D फाइंड आउट कर लेना है। यानी दोनों जजेस सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो D कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों जजेस की जो रैंकिंग है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लाइक 5 - 4 आंसर इज़ 1। ठीक है, 2 - 5 आंसर इज़ -3, 8 - 7 आंसर इज़ 1, 1 - 3 आंसर इज़ -2, 4 - 2 आंसर, 6 - 8 -2 आंसर, 3 - 1 2 आंसर, 7 - 6 1 आंसर।
एंड सम ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्योंकि हमें डी नहीं चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद इस कॉलम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो सम डी स्क्वायर का आंसर आ रहा है 28। नाउ ये जो आपका कैलकुलेटेड आंसर है ये आप अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 इज़ अ कॉन्स्टेंट, सम डी स्क्वायर का आंसर है 28 और एन आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे 8 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। उसके बाद आप इस सारी टर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.67। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों जजेस में जो है पॉजिटिव कोरिलेशन पाई जा रही है। यानी ये नहीं कह सकते कि जिस जज को एक जज ने एक पर्सन को फर्स्ट रैंक असाइन किया और दूसरे ने उसे लास्ट रैंक असाइन किया, विच ये शो कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन जज ए एंड जज बी विच इंडिकेट्स दैट द जजेस एग्रीड वेल इन देयर चॉइसेस। यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये कि वो पास हैं, उनकी चॉइसेस जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बी पार्ट है। ठीक है, 15.14 का बी पार्ट। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बाय यूजिंग द स्पीयरमैन फार्मूला फॉर द फॉलोइंग डाटा गिविंग रैंक टू द मेजर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास डाटा है ए और बी, दिस इज़ द ओरिजिनल डाटा। वो कह रहा है कि आप इस पे जी रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करें। ठीक है, रैंक कोरिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपके पास क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा है तो फर्स्ट यू हैव टू रैंक दीज वैल्यूज़। अब फॉर एग्जांपल ये A1 है, A1 के लिए हमने जब रैंकिंग करनी है तो उसे हम डिनोट करें XI के साथ। ठीक है, तो इस A के फुल फ्लैज कॉलम में देखें लोएस्ट वैल्यू इज़ 4.1, सो असाइन रैंक हेयर 1। ठीक है, उसके बाद 4.1 के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.3, इसको आपने रैंक असाइन किया है 2। 4.3 के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है 5.8, इसे आपने रैंक असाइन किया है 3 और उसके बाद 5.8 के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है उससे नेक्स्ट जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 5.9, इसे आपने रैंक असाइन किया है 4 और सिमिलरली इसके बाद वैल्यू आ रही है 6.1, इसे आपने रैंक असाइन किया है 5, देन 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसे आपने 9 असाइन किया है। सिमिलरली आपने बी आई के कॉलम को भी रैंक कर लेना है, उसे आपने डिनोट करना है वाई आई के साथ। बी के कॉलम में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसे आपने असाइन किया है 1 और उसी तरह से सो ऑन 1, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा और सो ऑन 9 तक आपने रैंक असाइन कर देने हैं। उसके बाद आपने डी फाइंड आउट करना है विच इज़ दी सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 रैंक्ड वैल्यूज़। आपने एक्स आई में से वाई आई माइनस कर लेना है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आप हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आपका फुल फ्लैट डी का कॉलम आ जाएगा। 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपने डी स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट कर लेना है आफ्टर स्क्वेयरिंग दी डी वैल्यूज़ और उसके बाद समीशन इस पूरे कॉलम को सम अप कर लेना है और सम डी स्क्वायर का आंसर आ रहा है 10। उसके बाद आपने आर एस के फार्मूले में सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका आंसर आ रहा है 0.92। ठीक है, 0.92 आपके पास आंसर आ रहा है और अब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव आंसर है तो और ये 1 के करीब भी है, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़, यानी रैंकिंग के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन पाई जा रही है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन नो डाउट इसको आप लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो रैंक डाटा सेट के लिए, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट नहीं है, वो सिमिलर है जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कोरिलेशन के लिए हम लोग करते हैं कि इसकी रेंज भी -1 से +1 के दरमियान होती है। -1 शो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, 0 शो नो लीनियर कोरिलेशन और +1 शो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी में एक और यानी एक और ट्रिक आ जाता है जिसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो है टाई रैंक्स। ठीक है, रैंक कोरिलेशन फॉर टाई रैंक्स। अब टाई क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास रैंकिंग करते हुए 2 वैल्यू सेम वैल्यूज़ आपके पास 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं।
ठीक है, 3 दफ़ा भी रिपीट हो सकती हैं, 4 दफ़ा भी रिपीट हो सकती हैं। फिर आपने उसे रैंकिंग कैसे करनी है, ठीक है। व्हेन देयर आर टाई इन रैंक वी असाइन टू ईच ऑफ टाई ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ द रैंक विच दे जॉइंटली ऑक्यूपाई, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ द थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर द सेम वी असाइन ईच द रैंक, यानी जो तीसरे नंबर की और जो चौथे नंबर की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो तीसरे नंबर वाली जो वैल्यूज होगी उसे 3 आएगा, फोर्थ वाली वैल्यू को 4 आएगा। अब क्योंकि वैल्यूज तो सेम है तो फिर हमारे पास तरीकाकार क्या होगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 3.5, यानी तीसरे और चौथा नंबर वाली वैल्यू को हम 3.5 दोनों को असाइन करेंगे। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी 5वें, 6ठे और 7वें नंबर वाली वैल्यू सेम है तो आप 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्योंकि एवरेज से रिप्लेस करेंगे ना। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 वैल्यूज़ होंगी तो 4 से डिवाइड करेंगे, और आंसर आ रहा है 6। तो इसका मतलब ये है 5th, 6th और 7th नंबर वैल्यू को आप क्या असाइन करेंगे, 6। देन वी अप्लाई द फार्मूला, और उसके बाद हम बाकी जो फार्मूला है उसी तरह से अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें एक एडजस्टेड फैक्टर ऐड करेंगे, वो ये है t³ - t डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब t क्या है, आपकी जितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी t वो है, यानी अगर आपके पास दो वैल्यू एक वैल्यू आपके पास 2 दफ़ा रिपीट हो रही है तो t2 हो जाएगा उस फैक्टर के लिए। अगर आपके पास सेम वैल्यू 3 टाइम रिपीट हो रही है तो t आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा जी, टाई रैंकिंग की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है 15.15 द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर स्टडीज X by a random sample of 10 students and their grades in examination Y. Calculate Spearman rank correlation coefficient RS. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास डाटा है एक्स और वाई का। एक्स और सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, एक्स और वाई के वैल्यूज़ को उसी तरह से आप लोग लिख लेंगे कॉलम वाइज। उसके बाद आप रैंकिंग करेंगे, रैंक ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, रैंक ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब रैंकिंग करते हुए यहाँ पे देखें, जब आप सोर्टिंग करते हैं डाटा की, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो रैंकिंग यूज़ की गई है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट यूज़ की है। सबसे सोर्टिंग जो होती है हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट होती है, ठीक है। आप इन दोनों में से जो भी करना चाहें वो सोर्टिंग कर सकते हैं या रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ख्याल ये रखना है कि अगर आप एक्स के लिए यानी दोनों वेरिएबल के लिए एक ही स्कीम आपने रखनी है, लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट। लाइक अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, हाईएस्ट वैल्यू को एक्स की हाईएस्ट वैल्यू को 1 असाइन किया है, उसके बाद सेकंड लोएस्ट वैल्यू को उन्होंने 2 असाइन किया, उसके बाद 13 आ रहा है, 13 को असाइन किया है 3, और उसके बाद 11 आ रहा है, 11 को असाइन किया है 4, और उसके बाद 10 आ रहा है, 10 को असाइन किया है 5, ठीक है। और 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा और फिर 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो 8, जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। यानी 2 दफ़ा रिपीट होने का मतलब ये है कि एक 8 के लिए 6 आएगा और एक 8 के लिए 7 आएगा। अब आप किस 8 को 6 असाइन करेंगे, किस 8 को 7 असाइन करेंगे, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके नेक्स्ट जो भी उनके बारी में जो भी रैंक आ रहे होंगे, जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहे आप उसकी एवरेज लेंगे। यानी 6 + 7, क्योंकि 2 ही आगे वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो 6 + 7 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5। तो आप 8 को जो असाइन करेंगे वो रैंक होगा 6.5, यानी एवरेज रैंक असाइन करेंगे 6.5 एंड देन 6.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6, 7 के बाद आएगा 8 और 9। अब उसे नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है 5 और 5 वो भी 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, और इनके बारी में जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 8 और 9। 8 और 9 का भी एवरेज लेंगे तो 8.5 आ जाएगा, तो इनको दोनों को असाइन करेंगे 8.5, और उसके बाद लास्ट लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है 10, और उसे हम असाइन करेंगे 10। ये टाई रैंकिंग को असाइन करने का ये तरीका है। उसके बाद सिमिलरली हम लोग वाई की को रैंक करेंगे। अब वाई में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रही तो आप उसे सबसे जो हाईएस्ट है 1 असाइन करेंगे, और उस सबसे जो लोएस्ट है उसे आप 10 असाइन करेंगे, और उसी तरह से रैंक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डी फाइंड आउट करेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप डिफरेंस ले लेंगे दोनों के रैंक्स का,
उसके बाद आप डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यानी सारे के सारी डी वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इस कॉलम को आप टोटल कर लेंगे तो सम डी स्क्वायर का आंसर आ रहा है 3। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ़ पेयर्स जो हैं वो है 10 और वी गेट आर एस, यानी फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे रैंकिंग का वो वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने दोनों डिफरेंस आएंगे, ठीक है। अब ये जो यूजुअल हम लोग रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। 6 समीशन डी स्क्वायर 3 है और एन 10 है और 10 स्क्वायर -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.982। अच्छा, एक और मेथड ये है कि जब आपके पास टाई रैंकिंग आती है तो आपने डी के साथ एक फैक्टर ऐड करना होता है, वो ये होता है, ठीक है। अब ये आपने, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं तो ये आपने 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब रेपिटेशन टी कितनी है, वो है 2। 8 भी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, 2 दफ़ा, और 5 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, वो भी 2 दफ़ा। यानी आपने ये दोनों के लिए फैक्टर फाइंड आउट करनी है, 5 के लिए भी और 8 के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप टी सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय 12, ये आप फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था उन्होंने बाहर एज इट इज़ 2 लगा दिया है, तो इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। 1 बेसिकली आप टी के लिए 5 के लिए जब फाइंड आउट करेंगे ये फैक्टर तो उसका आंसर आएगा 0.5, और सिमिलरली T8 के लिए भी T2 और 8 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे तो 0.5 उसका आंसर आएगा, और क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन रहा है 1। सो इस फैक्टर का आंसर क्या बन रहा है 1, और ये एडिशन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये हम डी के साथ इसको ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे +1 करेंगे क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये 1 सम डी के साथ यहाँ पे जब हम इसको ऐड करते हैं, इसका फार्मूला ये होता है बेसिकली, ठीक है। और फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर आ रहा है 0.976। अब विदाउट दिस फैक्टर और विद दिस फैक्टर अगर आप लोग आंसर्स देखें तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। The correlation coefficient are calculated for the original x and y is this, as can be easily verified that the difference between is quite small, ठीक है। यानी ये बहुत ही इसमें डिफरेंस स्मॉल आता है, लेकिन हम लोग जब टाई रैंकिंग की बात करते हैं तो ये फैक्टर हम सम डी स्क्वायर के साथ ऐड ज़रूर करते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके कितने फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। जितने फैक्टर रिपीट हो रहे होंगे उन सब के लिए आप अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, और उनमें हर फैक्टर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा टी उस तादाद को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो चलो 5 और 8 दोनों 2 दफ़ा रिपीट हो रहे थे, अगर कोई फैक्टर 3 टाइम रिपीट हो रहा होता तो टी उसके लिए 3 हो जाता, ठीक है। और इनके फार्मूलाज में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हम क्योंकि ये फैक्टर ऐड करते हैं तो यह आपने इसको ऐड करना। उसके बाद होमवर्क में आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपकी कोई भी एम्बिग्यूटी होती है तो आप देन फिर वो डिस्कस करेंगे।